नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं के लिए निर्धारित तीसरा अध्याय बस की यात्रा। और इस यात्रा के सारथी हैं, इस यात्रा के लेखक हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी। तो यह एक ऐसा अध्याय है जिसमें व्यंग के माध्यम से लेखक ने अपनी बातें कही हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का सरलार्थ और इसका प्रश्न अभ्यास प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए पहले सरलार्थ की तरफ चलते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। यानी पन्ना से वो चले और सतना के लिए जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती, यानी जबलपुर की ट्रेन अगर इस बस को पकड़ लेते हैं तो हमें इससे जबलपुर की ट्रेन मिल जाएगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। संभवतः लेखक हरिशंकर परसाई जी और उनके मित्र किसी कवि सम्मेलन या किसी ऐसे कार्यक्रम से लौट रहे होंगे जहां उन्हें घर सवेरे ड्यूटी पर जाने की भी जल्दी थी। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो यहाँ जब वो उस बस में बैठने का प्रयास करते हैं तो लोगों ने उनको सलाह दी कि जो समझदार लोग होते हैं इस बस से यात्रा नहीं करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा आप किस लिए कह रहे हैं, क्या रास्ते में कोई ख़तरा है या डाकू मिलते हैं, चोर मिलते हैं, तब लोगों का एक अचरज भरा जवाब था कि नहीं, बस डाकिन है। अर्थात बस जिसमें लोगों को प्राण का खतरा है, डाकिन या कह सकते हैं डायन भी शब्द है, एक डायन शब्द का ही ये डाकिन बना है जो लोगों को मौत के घाट पहुंचा देती है। अब आगे बहुत ही अच्छी तरह से व्यंग करते हुए लेखक ने बस का वर्णन किया है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा उमड़ना माने उसके प्रति एकदम से आदर भाव पैदा हो गया। खूब वयोवृद्ध थी, माने बूढ़ी थी बस। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी बहुत समय उसको चलते हुए हो गया था। जैसा कि आप बस देख रहे हैं यहाँ चित्र में, तो काफ़ी पुरानी दिखाई दे रही है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोगों का मानना था, या ये एक व्यंग करते हुए लेखक कहते हैं कि लोग उसमें सफ़र इसलिए नहीं करना चाहते थे कि इसकी वृद्धावस्था है, अगर इसमें हम सफ़र करेंगे तो इसको कष्ट होगा। अर्थात वह जो बस है वो बहुत ही टूटी फूटी हालत में है और लोग ऐसी बस में यात्रा करके अपने प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहते हैं। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी बस को पूजा जा सकता था, इसको सिर्फ खड़ा किया जाए और इसकी पूजा की जाए, ऐसा लेखक का मानना है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो जो बस पूजा के योग्य है उस पर सवारी कैसे की जाए, लेखक की समझ में ये नहीं आता है। आगे लेखक कहते हैं, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह बस चलती भी है कि नहीं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी हिस्सेदार साहब अपनी टूटी फूटी बस को भी बहुत अच्छी सिद्ध करने में लगे हुए हैं और वो उनके सभी सवालों के जवाब तुरंत देते हैं। गजब हो गया,
ऐसी बस अपने आप चलती है। यानी यहाँ भी व्यंग लेखक करते हैं कि ऐसी टूटी फूटी बस भी क्या अपने आप चल सकती है। हम आगा पीछा करने लगे, माने हम सोचने लगे कैसे करें क्या करें, या आगा पीछा करने लगे, माने हम उससे ऐसी बातचीत करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे आखिरी विदा दे रहे हों। यानी लेखक को पूरा एक तरह से यकीन हो गया था, या लेखक व्यंग करते हैं कि जो हमें उस बस में बैठता हुआ देख रहे थे वे लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि यह बस ठीक तरह से इनको नहीं ले जा पाएगी और कहीं रास्ते में ही इनका कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यानी जो आता है संसार में वो चला ही जाता है, आना जाना संसार में लगा रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। चाहे कोई राजा है, रंग है या फकीर है, जो आया है वो तो चला जाएगा। आदमी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए, निमित्त यानी कारण या साधन। तो उनकी आंखें ऐसा लग रहा था, हमसे कह रही थी कि तुम्हारा जाने का निमित्त यह बस ही होगी। अब आगे और भी व्यंग प्रखर होता है। तो लेखक कहते हैं, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। यानी उनको विश्वास नहीं था कि उस बस का इंजन स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वह स्टार्ट हो गया। तो इस बात पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को लगा कि जैसे इंजन स्टार्ट होते ही ऐसा लगा, ऐसी जोर से वो सारी बस हिली जैसे हम जो है इंजन के अंदर हैं और सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, मानी सारी बस टूटी फूटी हुई थी, उसकी खिड़कियों में कांच नहीं थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी जो बचे हुए थे उन कांचों को वो टूट टूट कर हमारे ऊपर गिर रहे थे, उनसे हमको बचना था, यानी अपने आप को बचाना था। हम फौरन माने तुरंत खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी बस इतनी जोर से आवाज़ कर रही थी कि लेखक को लगा कि जैसे उनकी सीट के नीचे इंजन रखा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी जब गांधी जी ने ये आंदोलन प्रारंभ किए थे, गांधी जी के नेतृत्व में ये प्रारंभ हुए थे, तो उस समय पर ये ज़रूर जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी पूरी तरह से बस हिल रही थी और एक हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। कोई भी आपस में तालमेल नहीं था, सारी की सारी बस हिल रही थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था और कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। यानी बस बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी और बिल्कुल भी तालमेल उनमें आपस में जो बस की सीट और उसकी जो बॉडी थी उसमें नहीं था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी वो बिल्कुल और भी जर्जर हालत में हो गई। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, तो इतना उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। एकाएक बस रुक गई, अचानक से बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो यहाँ पर लेखक फिर व्यंग करता है कि मुझे ये उम्मीद थी कि अब जो है इंजन जो एकदम से बस रुकी और पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो हिस्सेदार हैं वो इस इंजन को निकाल करके गोदी में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुख में दूध की शीशी लगाती है या बच्चे को दूध पिलाती है।
तो आगे कहते हैं कि बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी 15-20 किलोमीटर की रफ्तार से वो चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक यानी अचानक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी उनको अब भी बस के अच्छा होने का विश्वास था, या बस की जो कमजोरी थी उसको वो अब भी ठीक ही कह रहे थे कि इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, माने उस पर दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत यानी प्राण निकल गए, प्राणांत माने प्राणों का अंत हो जाना हो गया, तो इस बियाबान माने सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि माने अंतिम क्रिया भी करनी पड़ेगी। बस के हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी बस की जो लाइट्स थी वो भी खराब हो गई। चांदनी में रास्ता टटोलती वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह औकात ही नहीं रही, अपना तो वह समय नहीं रहा कि हम भी तेज रफ्तार में दौड़ पाते। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बहुत जोर से फिस करके बैठ गया। बस बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो हम पर उछलकर गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यह आपके पाठ में पहला ही प्रश्न है कि लेखक ने उसको ऐसा क्यों देखा। अब आगे लेखक कहता है कि मैंने इसलिए देखा, वह टायरों की हालत जानते थे फिर भी जान हथेली पर लेकर बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग यानी बलिदान या त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। यानी ऐसी बस में सफ़र करना कोई जानबूझकर अगर सफ़र करता है तो लेखक कहते हैं कि भाई ऐसी भावना को प्रणाम है, सलाम है। सोचा इस आदरणीय आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में भी गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार कर कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ पर लेखक ने उस हिस्सेदार की तरफ व्यंग किया है कि वह कितना कंजूस या कितने वो लोग इस तरह के लोग होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी ऐसी बस या ऐसे साधनों में दूसरे लोगों के प्राणों का खतरा बनकर उन सब को चलाते हैं और अपनी जान को भी खतरा मोल लेते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है, माने प्रयाण कर जाना माने चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान माने तसल्ली से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी जब हम लोगों ने देखा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, बस चल रही है, कैसे पहुंचेगी, कब पहुंचाएगी, जब हमारे
मतलब हमारा बिल्कुल सारा कुछ सोचना बेकार होता सा हमें दिखाई दिया, तो हमने भी सारी चिंता को छोड़ दिया और हम बिल्कुल इत्मीनान यानी तसल्ली से बैठ गए और हमारी सारी चिंता समाप्त हो गई, हंसी मजाक चालू हो गया। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ पर बस की यात्रा के माध्यम से बस के जो मालिक हैं, हिस्सेदार हैं या बस, उस पर बहुत ही करारा व्यंग किया है। या व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी की जिम्मेदारी रखते हैं, लेकिन वो अपने आप से एक भी पैसा खर्च नहीं करते हैं और ऐसी हालत में बसों को या ऐसे साधनों को चला देते हैं जिससे दूसरों लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो आइए अब देखते हैं इसकी अभ्यास को, इसकी एक्सरसाइज को। तो पहला प्रश्न इस तरह से है। तो इस पाठ का पहला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, लेखक के मन में बस के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई, उमड़ पड़ी या जग गई क्योंकि वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे थे। बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है या दुर्लभ थी, तो इसलिए ही लेखक के मन में उस बस के हिस्सेदार साहब के प्रति जो है एक तरह से श्रद्धा की भावना जग गई। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? लोगों ने शाम की बस में यात्रा न करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की हालत जानते थे। उनके अनुसार वह बस डाकिन थी, यानी जो लोगों को समाप्त कर देती थी या खा जाती थी, डायन थी। वह कहीं भी रुक सकती थी, किसी भी पेड़ से टकराकर सभी यात्रियों की जान ले सकती थी, इसलिए ही लोगों ने उसमें यात्रा करने के लिए मना किया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को बस में बैठते समय उसकी हालत देखकर यह यकीन नहीं हो रहा था कि इस बस का इंजन स्टार्ट हो सकता है। जब वह इंजन स्टार्ट हुआ तो सारी बस हिलने लगी। इससे उन्हें ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम सभी इंजन के भीतर बैठे हैं। अब प्रश्न नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? जब लेखक और उनके डॉक्टर मित्र उस बस में बैठे तो उसकी दयनीय हालत देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बस चलती भी है। उन्होंने उस बस के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है, तो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा, हाँ जी, यह खूब चलती है। तब उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ऐसी जर्जर बस भी अपने आप चलती है। तो प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक बस में बहुत डर कर सफ़र कर रहा था। वह बस ऐसी जर्जर हालत में थी कि वह कहीं भी रुक सकती थी, किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी। इसलिए लेखक जब किसी पेड़ को देखता तो वह उसे अपना शत्रु दिखाई पड़ता था, वह उसे अपना शत्रु मानता था या उसको वह पेड़ अपना शत्रु दिखाई पड़ता था। उसे लग रहा था कि न जाने कौन से पेड़ से टकराकर उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इसलिए ही लेखक हर पेड़ को अपना शत्रु समझ रहा था। तो आगे पाठ से आगे प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब शुरू हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो यह आंदोलन संभवतः गांधी जी के नेतृत्व में और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए हुआ था और इसके विषय में छात्र अपनी जो इतिहास के अध्यापक हैं उनसे भी विस्तृत रूप से जान करके ऐसे प्रश्नों को समझना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। यहाँ पर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने सविनय यानी विनयपूर्वक आज्ञा न मानना, इस व्यंग का उपयोग बस के
हिस्सों, बस के भीतरी हिस्सों के आपस में एक दूसरे से अलग होने को पर व्यंग किया है। लेखक कहता है कि बस सारी की सारी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से कोई मेल नहीं था, बॉडी का सीट से कोई मेल नहीं था। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर इस सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग के रूप में किया है। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो ऐसा प्रश्न छात्र अपने मन से और अपने हिसाब से लिखें। तो मैं समझता हूँ यह पाठ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज, इसके प्रश्नोत्तर आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और अपने ज्ञान में यूं ही निरंतर वृद्धि करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।